सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। तो बताइए, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति नाम तो सुना होगा आपने। वैसे तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है और इन्फोसिस के जो को फाउंडर है NR नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है। और साथ में ये हिंदी और कन्नड़ की लेखिका भी हैं और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसके पहले पिछले साल भी इन्होंने एक बुक लिखी थी, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। पढ़ा होगा आपने, तो ये नाम याद रखना। बाकी डेविड डायोप इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। ये फ्रांस के लेखक है। इनका नॉवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक लिखी और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी है इन्होंने। फिर बताइए, द अर्थ स्पिनर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अनुराधा रॉय ने। बाकी अशोक लवासा आप जानते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक में अभी ये वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने भी बुक लिखी थी अभी, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व CEO हैं ये। अभी कौन सी बुक लिखी इन्होंने? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। शशि थरूर की बुक भी इंपॉर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। फिर बताइए, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पवन वर्मा ने। तो पूर्व राजनयिक और लेखक हैं ये पवन वर्मा, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। बाकी कुणाल बसु की बात करेंगे तो इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। और कौशिक बसु की बात करते हैं तो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नाम की बुक को लिखा है। इनको एक अवार्ड भी मिला था अभी, कौन सा? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी रवि शास्त्री ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा जयदीप हर्दीकर ने। तो पत्रकार जयदीप हर्दीकर ने ये नई बुक लिखी है। जयदीप हर्दीकर ये ग्रामीण मामलों को उजागर करने वाले भारत के सबसे अनुभवी और वयोवृद्ध पत्रकारों में से एक हैं। इनकी बुक और ऑथर का नाम याद रखना। बाकी अनुराधा रॉय द अर्थ स्पिनर नाम की बुक को लिखा। सुधा मूर्ति हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक को लिखा और JK रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा है। अच्छा फिर बताइए, विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। याद रखना, हर साल 10 अगस्त को ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2015 में मनाया गया था। अच्छा, अब आप सोचोगे 10 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? तो डीजल इंजन के आविष्कारक थे सर रुडोल्फ डीजल। उन्होंने 10 अगस्त 1893 को पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन चलाया था। तो इस असाधारण उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखना, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया हमारा बायोफ्यूल डे। एक बायोडाइवर्सिटी डे भी होता है, वो हम 22 मई को मनाते हैं। और हमारे अभी पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्री कौन बन गए हैं? हरदीप सिंह पुरी बन गए हैं। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। अब ध्यान से सुनो, 10 अगस्त को एक और डे होता है, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे। जबकि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया था हमने? 29 जुलाई को। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। तो अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल को 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब आपके मन में आएगा 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा से 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, वो याद रखना कि ओलंपिक के इतिहास में ये पहले भारतीय एथलीट हैं गोल्ड जीतने वाले, और व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। बाकी देखो, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, इसके अध्यक्ष का नाम याद रख लो, क्या नाम है? आदिले जे सुमरीवाला। एक वर्ल्ड एथलेटिक्स भी होता है, उसका तो आप हेडक्वार्टर याद रखना, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मोनाको में। और वैसे उसके प्रेसिडेंट सेबेस्टियन कोई हैं, ये भी याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को।
तो हर साल 12 अगस्त को ये इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। बाकी नेशनल यूथ डे आप जानते ही हो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अभी आपको याद होगा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 122 नंबर पर आता है और टॉप पर आता सिंगापुर। देखो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का। एलिफेंट से एक याद कराया था मैंने पॉइंट आपको, लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये भी न्यूज में है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये 2000 किलोमीटर स्क्वायर से घटा करके मात्र 450 किलोमीटर स्क्वायर करने पर चर्चा चल रही है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो याद रखना तमिलनाडु। ये 6ठी बार टॉप पे रहा था। अभी नवंबर 2020 में एक लिस्ट आई थी, उसमें हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना। अब बताइए, हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। और देखो, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर देखते होंगे तो वहां पे मैंने आपको सबूत के साथ बताया भी था कि कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और काफी सारी कटिंग्स मैंने आपको न्यूज़पेपर की बताई थी कि आप देख सकते हो, उस वक्त न्यूज में यही चल रहा था, सबने यही बताया कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। और अब न्यूज में आ रहा है कि पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। तो ऐसा इन्होंने क्यों करा ये तो यही जानते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और नंबर के लिए पढ़ना है तो अब आपको ये याद रखना है कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक बन गया है, क्योंकि अभी न्यूज में यही है। तो आपने पहले कहीं हिमाचल प्रदेश नोट्स वगैरह बनाते हो वहां कर रखा हो तो करेक्शन कर लेना। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कब आई थी? 1968 में। दूसरी बार 1986 में आती है और अभी तीसरी बार आई है 2020 में। और अगर आपसे पूछा जाए 2020 वाली ये भारत की जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस समिति की सिफारिश पे आती है? तो आंसर क्या करना? कस्तूरी रंगन समिति। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इसके अंदर कहा गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत? 6% इस पे खर्च किया जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। और याद रखना, कक्षा 5वीं तक स्थानीय या मातृभाषा का उपयोग होगा, ये भी इसमें बताया गया है। और 10+2 वाले सिस्टम के स्थान पर कौन सा नया सिस्टम लेकर के आए हैं? 5+3+3+4। 4 मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 3 मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। इस 3 का मतलब हो गया तीसरी चौथी 5वीं। और इस 5 का मतलब हो गया स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं ना, LKG HKG नर्सरी, वो वाले। और बाकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अच्छा बताओ, आप तो ये किस मंत्रालय का नाम बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और शिक्षा किस सूची का विषय है पूछा जाएगा तो समवर्ती सूची का आंसर कर देना। और अभी आपको याद होगा 29 जुलाई 2021 को इसे पूरे 1 साल हो गया है। और इसी उपलक्ष्य में अभी मोदी जी ने विद्या प्रवेश प्रोग्राम को भी शुरू किया था, जिसमें कहा गया था कि गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था कि भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? तो आंसर होगा IT मंत्रालय। तो भारत इस साल 20 अक्टूबर से देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि पहली बार इसका आयोजन होगा। और इस बैठक की थीम क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये थीम याद रखना। और इस बैठक का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए एक संवाद का मंच तैयार करना। IT मंत्री कौन है हमारे? वही हैं जो रेल मंत्री हैं, यानी कि अश्विनी वैष्णव। उन्हीं के पास तो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट अब एक नया वेब ब्राउजर लेकर के आई है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। और आप मुझे बता सकते हो अभी गूगल ने किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बिछाई है? तो आंसर होगा फर्मीना। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ना अल्फाबेट, उसने एक नई कंपनी शुरू की है, किस नाम से? इंट्रेंसिक नाम से। वो रोबोट्स इंडस्ट्री में जो रोबोट्स यूज होते हैं ना उनके सॉफ्टवेयर बनाएगी है। और आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है? तो नरेंद्र सिंह कृपाणी को। फाइबर ऑप्टिक्स
देखो यहां से भी प्रश्न बन जाता है, एक फिजिक्स का प्रश्न बनता है कि किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत में काम करता है ये। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा धमतरी, जो कि है छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि धमतरी जिले ने अपनी सभी वार्ड सभाओं को ये अधिकार दे दिया कि वे अपने जितने भी वन हैं, जितने भी जंगल है, उनका मालिकाना हक रख सकते हैं। मालिकाना हक रखने का मतलब क्या हो गया? अब उनके पास ये अधिकार है कि वे उनका संरक्षण कर सके, उनकी सुरक्षा खुद से कर सके, उनका प्रबंधन मैनेजमेंट खुद से कर सके। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या हो गया? देखो, पहले शहर की जो दो नदियां थी, कान्हा और सरस्वती, इनसे कई सारे जो नाले थे वो जुड़े हुए थे और उनका गंदा पानी उसमें गिर रहा था। फिर क्या किया गया? उन गिरते हुए पानी को रोक करके, उन गंदे पानी को रोक करके उससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई, जिससे इन ट्रीटमेंट वाले पानी को कई तरह से उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि रोड की धुलाई करने में, बागों की सिंचाई करने में, बसों की धुलाई करने में, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंदौर पहला शहर बन गया है वाटर प्लस का सर्टिफिकेट पाने वाला। और देखो, इंदौर से दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप और याद रखना। अभी जो स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम है, क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है, उसके लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का ये एकमात्र शहर बना है इंदौर। वैसे इसके तहत दो ही शहर चुने गए थे पूरी दुनिया में से, एक तो इंदौर हो गया और एक इंडोनेशिया का जकार्ता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। उसके अलावा आपको पता है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसने जीता था? ये अवार्ड इंदौर और सूरत ने। और अभी हमने पढ़ा कि अब इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। और देखो, प्लस से आपको याद आना चाहिए, कवक प्लस कार्यक्रम ये अभी शुरू किया था केरल ने। और पानी से आपको याद आना चाहिए, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ पानी मिलेगा आपको। कहां पे? उड़ीसा के पुरी में। किस अभियान के तहत? कौन सा अभियान चला था इसके लिए? सुजल अभियान। और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। अभी गोवा पहला राज्य भी बन गया है रेबीज फ्री होने वाला। और केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर जल पहुंचाने का 2024 का है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। फिर बताइए, अभी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको असम में मिलेगा, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, याद आया। और अभी सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये असम का भी 7वां नेशनल पार्क बना। असम में 6ठा नेशनल पार्क अभी बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और अगर आपसे पूछा जाए असम की सीमा किस देश से 2 बार लगती है? तो बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? तो पश्चिम बंगाल की लगती है, याद रखना। और बांग्लादेश ने किस राज्य को, किस भारतीय राज्य को 3 तरफ से घेरे हुए है? त्रिपुरा को। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ये उत्तराखंड में मिलेगा आपको। और देखो, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आपको याद आएगा कि भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में जब शामिल किया गया था, उसमें से एक ये भी था। और अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज का पुरस्कार मिला था। बाकी राजाजी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। अभी इसके एक रेंजर ऑफिसर है महेंद्र गिरी, जिन्हें इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार मिला था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी गई है, तो ये तो आप बता दोगे 14। क्या आप बता पाओगे असम के कितने टाइगर रिजर्व हैं इसमें और कौन कौन से हैं? ये बताओ। चलो, ये प्रश्न हो गया। ये तो मैंने आपसे डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में भी पूछा था, तो अब यहां पे ही बताओ। अब बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 122वें स्थान पे। तो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 168 देशों के युवाओं की स्थिति को मापने वाले ये नए ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 122वें नंबर पे रहा है। भारत की रैंक याद रखना है 122। और टॉप पे है कौन सा? सिंगापुर। सेकंड पे है स्लोवानिया। थर्ड पे है नॉर्वे।
तो ये जो रैंकिंग है ये यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और यूथ से 2 पॉइंट याद रख लो, एक तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। फिर बताइए, हाल ही में जारी 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा, तो आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली में आपको पता है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी ये 2021 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल हो गया है और लगातार तीसरे साल ये भारत का बेस्ट एयरपोर्ट है। वैसे इस लिस्ट में इसकी बात करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये 45 नंबर पर है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 64 नंबर पर है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका 65 नंबर पर है और जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 71 नंबर पर है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि टॉप 100 के अंदर 4 भारतीय एयरपोर्ट हैं। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप पे कौन रहा? कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड पे जापान का हानेडा एयरपोर्ट और तीसरे नंबर पे सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2020 वाली लिस्ट में टॉप पे था, अभी तीसरे नंबर पे आ गया। देखो, एयरपोर्ट से आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, ध्यान रखना। एक तो एविएशन मिनिस्टर कौन बन गए अभी? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? नासिर कमल बने। अभी जो गो एयर एयरलाइंस है उसने अपना नाम बदल करके गो फर्स्ट कर लिया है। अच्छा बताओ, अभी किस एयरपोर्ट को काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला? कोचिन एयरपोर्ट को। बाकी देखो, अगर आपसे पूछा जाए गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो देखो आप जानते होंगे आधुनिक असम का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? गोपीनाथ बारदोलाई को। तो वहीं पे ये हवाई अड्डा भी होगा। वीर सावरकर एयरपोर्ट आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा आपको नागपुर में मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपको वाराणसी में मिलेगा और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। एक बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। लेकिन इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है जो आपको मिलेगा रांची में, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेम, उसके द्वारा तैयार की गई है यह रिपोर्ट, जिसके अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया में सबसे प्रदूषित देश रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर, फिर भारत का नंबर, फिर मंगोलिया। देखो, ये तो देशों की बात हो गई। शहरों की रैंकिंग में बात करेंगे तो पहले नंबर पे चाइना का होटन प्रांत को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। और गाजियाबाद से आपको याद होगा कि पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया था? गाजियाबाद ने। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। और देखो, इसमें ऐसा है, 5 मिलियन से ज्यादा आबादी की बात करोगे तो राजस्थान टॉप में है, लेकिन 5 मिलियन से कम आबादी में बात करोगे तो फिर हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। और बुजुर्गों से याद आएगा एक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और बुजुर्गों से आपको याद आना चाहिए, अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके अलावा सेज प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। सेज मतलब होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देखो, राजस्थान की बात करेंगे, इसकी कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और जयपुर से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। जयपुर को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। और आप यहां से याद रख सकते हो, देखो भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज हैं, एक तो जयपुर हो गया और एक अहमदाबाद हो गया। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत जो है ये स्थापित अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। जबकि सोलर एनर्जी में ये 5वें स्थान पर है और विंड एनर्जी में ये चौथे स्थान पर है। एक्चुअली में अभी भारत में टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट को पार कर गई है। और भारत का लक्ष्य क्या है वैसे? 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना। अच्छा, हमारे ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मंत्री हैं आर.के. सिंह।
और आपको याद होगा दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष सोलर ट्री कहाँ पे बना है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था डेनमार्क। ये भी याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा वही जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आए थे भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो आरबीआई ने लोगों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता बरतने को कहा है, जिससे वो मुश्किलों से बच सकते हैं। जैसे कि एटीएम पिन हो गया, ओटीपी हो गया, सीवीवी नंबर हो गया, आपका बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, उसके बारे में आपको किसी को जानकारी नहीं देनी है, बस इतना ध्यान रखो। अच्छा, नीरज चोपड़ा से एक पॉइंट और याद रखना। भाला फेंक में आपको पता है ये गोल्ड जीत करके आए थे, ये हरियाणा के जेवलिन थ्रोवर हैं। और भाला जो फेंका था, कितनी दूरी पे फेंका था जब इनको गोल्ड मिला? तो वो नंबर भी याद रखना, 87.58 मीटर की दूरी पे। मीराबाई चानू आप जानते हो, ये मणिपुर की है, वेटलिफ्टर हैं ये। अभी 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, हैदराबाद से हैं ये, और अभी ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। और इस तरह से लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। पिछले 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, इस बार ब्रोंज जीता है। बाकी रवि दहिया ये पहलवान है, इन्होंने भी अभी सिल्वर मेडल जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। इस बार टोक्यो ओलंपिक में 2 पहलवान मेडल लेकर के आए थे, तो ये रवि दहिया हो गए 57 किलोग्राम कैटेगरी में, ये तो सिल्वर लेकर के आए थे। और जो बजरंग पूनिया है वो 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज लेकर के आए थे। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया रखना। और देखो, टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने वो याद नहीं किए हैं तो याद कर लेना, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। ये फ्री के नंबर है, यूं समझ लो बस। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है यहां से प्रश्न आने ही आने, और फिर भी उसको तैयार नहीं करा तो फिर तो क्या कहने। मैं बस इतना बता रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। काफी सारे स्टूडेंट सुन चुके हैं और सबको बहुत पसंद आया है। आप पहले कमेंट देखना, उसके बाद सुनना, अगर आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए तो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर कितना जुर्माना लगेगा? तो आंसर होगा 10,000 रुपए। मतलब अगर 1 महीने में किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो जाता है और 10 घंटे तक भी कैश की सप्लाई नहीं की गई तो आरबीआई उस बैंक पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। और ये योजना 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। देखो, आरबीआई की बात करेंगे, 3-4 पॉइंट ध्यान रख लो। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। गवर्नर से भी 2 प्रश्न आते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए, ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए, सीडी देशमुख है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने कम आय वाले उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को लोन की सुविधा देने के लिए एक एप्लीकेशन आधारित डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजिटल प्रयास, इसको लॉन्च किया है। तो मतलब यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई करोगे और दिन खत्म होने से पहले पहले आपको ऋण स्वीकृत हो जाएगा, लोन अप्रूव हो जाएगा। देखो, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1990 में। इसके सीएमडी एस रमन है और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ में। आरबीआई की बात भी कर लें। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। नाबार्ड की बात करेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म हो गई। 1982 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटला। सेबी की भी बात कर लो तो देखो, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, यानी कि 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अच्छा, सेबी के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री किसान योजना ये कब शुरू की गई थी? तो आंसर होगा 2019 में। वैसे तो इसकी घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 के बजट में, पर इसे 24 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था। कहां से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि ये 1 दिसंबर 2018 से ही लागू हो गई थी। वैसे प्रधानमंत्री किसान योजना की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है? किसानों को
₹2,000 करके साल में 3 किस्तें दी जाती है, मतलब साल में पूरे ₹6,000 दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत पुरानी योजना है, हमें पता है, इसके बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर्स में? क्योंकि ये योजना भी न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि अभी इसकी नवी किस्त जारी की गई है। तो एक तो ये याद रखना कब शुरू होती है ये। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आप ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो एक प्रश्न तो इसी से लिंक करके याद रख लो, इस योजना के लिए किसे प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर को। अब प्रश्न देखो ये भी बनता है वैसे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसको कब शुरू किया गया था? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा, इसको शुरू किया गया था 19 फरवरी 2015 में, और इसीलिए तो हम 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको याद होगा। अच्छा वैसे इसको शुरू कहां से किया गया था? राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ से, और इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। अच्छा मृदा से एक और दिवस आपको याद आना चाहिए, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, वो तो हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस प्रश्न से आपको सिंपल सा याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको कहां से शुरू किया गया था? इसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था। अच्छा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक घटना काफी इंपॉर्टेंट है, चोरी चोरा की घटना। और देखना यहां से डेफिनेटली प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं। पहले तो देखो ये प्रश्न याद रखो, चोरी चोरा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको सिंपल सा क्या करना है, असहयोग आंदोलन से, क्योंकि ये सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूं। अब ये घटना कहां की है? आपको पता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना है। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये बात है 4 फरवरी 1922 की। कुछ लोगों ने गोरखपुर के चोरी चोरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 तो पुलिस वालों की मौत हो गई थी और कुछ आम नागरिकों की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, मैंने क्यों कहा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घटना कब की है? ध्यान से सुना आपने, 4 फरवरी 1922 की। तो अगले साल 4 फरवरी 2022 को इसको पूरे 100 साल हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? एक लाइन में याद रख लो, असहयोग आंदोलन से। और वैसे अगर योजना से याद करना चाहते हो तो ये भी याद रख लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू किया गया था 13 जनवरी 2016 को, और ये योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए शुरू की गई थी जो खेती के लिए लोन लेते हैं और खराब मौसम में फसल नष्ट हो जाती है। तो याद रखना किसानों के लिए किस फसल के लिए कितना प्रीमियम है? तो खरीफ की फसल के लिए केवल 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, बागवानी की फसल के लिए 5%, और बाकी शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी याद रखो, इसको शुरू किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 में। 25 दिसंबर तो सुशासन दिवस भी होता है, अटल जी का जन्मदिन। और आपको याद होगा अभी पश्चिम बंगाल में दीदी ने कृषक बंधु योजना शुरू की थी, जिसमें पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसमें 10,000 रुपए दिए जाएंगे किसानों को। इसको फिर से रीलॉन्च किया है दीदी ने। तो काफी सारा मैंने आपको बता दिया इसमें पॉइंट्स, तो ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा नागालैंड ने। तो अभी ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा वन धन योजना की बात कर लेते हैं। तो याद रखना ये एक जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जो कब शुरू हुआ था? 14 अप्रैल 2018 को। और किसने शुरू किया था? ट्राइफेड ने, जनजातीय विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के। अच्छा ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय समुदाय होते हैं उनके उत्पादों की मार्केटिंग करना, ताकि उन्हें उसके अच्छे पैसे मिल सके और लोग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सके, उन्हें खरीद सके, जिससे उन जनजातीय लोगों की आजीविका की व्यवस्था हो सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी देखो नागालैंड की बात है तो नागालैंड की कैपिटल क्या होती है? कोहिमा होती है। गवर्नर है RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और नागालैंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था, नुक्लूफॉर्म, याद आया? जिन्हें अभी व्हीटली अवार्ड मिला था। व्हीटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। किसके लिए मिला था इनको ये अवार्ड? मयूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, नुक्लूफॉर्म। और नागालैंड की एक मिर्च याद रखना, भूत जोलिकिया मिर्च, जिसे राजा मिर्च या किंग मिर्च भी कहा जाता है। क्या नाम है? भूत जोलिकिया मिर्च, नागालैंड की है ये। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको। ये तो हो गया वन धन योजना, एक होता है जन धन योजना। ये शुरू होती है 28 अगस्त 2014 को।
जो कि एक वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसकी थीम क्या है इस योजना की? मेरा खाता भाग्य विधाता। एक उज्ज्वला योजना भी आप याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसे। ये शुरू होती है 1 मई 2016 को। कहां से? उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से। और इसकी टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये योजना एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आईटीबीपी ने कितनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी पहली बार आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को यानी कि वुमेन ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। उन 2 महिला अधिकारियों के नाम याद रखना, प्रकृति और दीक्षा। उन्हें आईटीबीपी बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात किया जाएगा। और इसी तरह से आपको याद होगा एनडीआरएफ ने पहली महिला टीम को कहां पे तैनात किया था? उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। बाकी आईटीबीपी की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। और इसका मोटो क्या है? आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। वैसे अभी सीबीआई के नए हेड कौन बने? सुबोध कुमार जायसवाल, नाम याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा कमलेश कुमार पंत। और ये शुभ्राज सिंह की जगह लेंगे। बाकी दीपक दास लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे। एसएन घोरमोड़े ये नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे कैबिनेट सचिवालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुधीर कुमार को। तो अभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को कैबिनेट सचिव के सुरक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुरक्षा सचिव ये क्या होते हैं? ये विशेष सुरक्षा समूह का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कौन बन गए हैं? सुधीर कुमार सक्सेना। एक सुबोध कुमार जायसवाल भी नाम आपने पढ़ा होगा, ये सीबीआई के हेड बने थे। बाकी संतोष जॉर्ज स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने ये। और पद्म कुमार माधवन नायर ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे आप बैड बैंक बोलते हैं उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और याद रखना, इसे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार भी कहा जाता है। तो सावन में हरेली अमावस्या को यह मनाया जाता है। इसमें किसान जो खेती है और किसानी में काम आने वाले जो उपकरण हैं, जो बैल वगैरह हैं, जो भैंसे वगैरह हैं, उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से एक इंपॉर्टेंट डांस आप याद रखना, पंडवानी नृत्य। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी पहली महिला कलाकार कौन है? तीजन बाई है। और मैंने आपको कई बार बताया, ये तो हरेली त्योहार हो गया जो कि छत्तीसगढ़ का है। एक हरेला उत्सव भी होता है, हरेला पर्व, वो कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे। अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। एक लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी याद रखना, यह भी न्यूज में था क्योंकि इसका क्षेत्रफल घटाने पे बात चल रही है। यह आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने ही कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए बुंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। सिंपल से याद रखो, पूछा जाएगा आपसे बुंगस आवाम मेला कहां पे मनाया जाता है या इसका संबंध किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से है? तो आंसर कर देना जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर से एक खीर भवानी मेला भी याद रखना आप। कुछ इंपॉर्टेंट मेले त्योहार में आपको रिवाइज कराऊं तो उड़ीसा के 2-4 पॉइंट याद रख लो। एक तो नुआखाई त्योहार काफी पूछा जाता है, बाली यात्रा यहीं की है, धानु यात्रा यहीं की है, रजा पर्व उत्सव ये उड़ीसा का ही है। और खर्ची पूजा एक बार एग्जाम में आया था, इसका संबंध किस राज्य से है? ऐसे प्रश्न आता है तो त्रिपुरा आंसर होगा। लाई हराओबा इसका संबंध मणिपुर से है। मणिपुर से आप याद रखो संगाई उत्सव। और एक अंबुबाची का मेला याद रख लो, ये कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है जो आपको मिलेगा असम में। उसी तरह से मकर विलक्कू त्योहार याद रखो, ये सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है और ये कहां पर है? केरल में है। केरल में एक अट्टुकल पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है
जबकि पोंगल त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इसी तरह से कंफ्यूज करने वाले एक और नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। तो आईटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाएगा ये पुरस्कार। और राजीव गांधी जी से एक प्रश्न आपको याद रखना है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे ना, उनका नाम बदलकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यहां से भी 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो इनामी राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई। पहला और आखिरी किसको दिया गया था ये याद रख लो, और कब दिया गया था पहली बार। 1991-92 में पहली बार ये दिया गया था। किसे? हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। आखिरी बार 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया था ये। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राजीव गांधी जी के नाम पे एक योजना शुरू की थी। क्या नाम है उसका? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। वैसे महाराष्ट्र की कैपिटल आप जानते हो मुंबई है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बाकी अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया? आशा भोसले को। अच्छा बताइए, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? तो आंसर होगा 11,000 करोड़ रुपए। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8 अगस्त को एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी कि नेशनल एडिबल ऑयल पाम ऑयल मिशन की घोषणा की है, जिससे भारत को ताड़ के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार। क्योंकि जो भारत है ये घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर निर्भर है। मतलब जितना भी हम टोटल आयात करते हैं ना, उसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी ही 55% है, जबकि भारत चावल गेहूं चीनी वगैरह में आत्मनिर्भर हो चुका है। अच्छा, ताड़ के तेल से आपको याद आना चाहिए आरबीआई का लोगो। उसमें जो पेड़ है ना, कौन सा पेड़ है? वो ताड़ का पेड़ जिसको बोलते हैं पाम ट्री। और उसमें जो जानवर है वो कौन सा जानवर है? रॉयल बंगाल टाइगर है। अच्छा बताइए, भारत और किस देश के बीच में अल मोहद अल हिंद 2021 का आयोजन किया गया? ये एक्सरसाइज है जो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, और ये इन दोनों के बीच में पहला नौसैनिक अभ्यास है। क्या नाम है? अल मोहद अल हिंदी 2021। देखो, डिफेंस सेक्टर से एक प्रश्न और याद रखना आप कि 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होगा उसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन को। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं ये शाकिब अल हसन। इन्हीं को जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब आपके मन में आएगा, या आना भी चाहिए, कि वुमेन्स प्लेयर किसे चुना गया जुलाई महीने के लिए? तो इसका आंसर होगा स्टेफनी टेलर को। ये वेस्ट इंडीज की महिला टीम की कप्तान है। अब आपके मन में ये भी आएगा, ये तो जुलाई महीने का हो गया, तो एक काम क्यों नहीं करा जाए, जनवरी से लेकर जून तक जितने भी अभी पुरुष और महिलाओं में चुने गए हैं हर महीने के लिए, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, आपकी मन की बात मान ली जाती है। मैं बोल रहा हूं, सुनते जाना, अगर आपको याद है तो बोलते हुए भी जाना। जनवरी महीने के लिए बात करते हैं। पुरुषों में चुने गए थे ऋषभ पंत, महिलाओं में चुनी गई थी शबनम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका से हैं। फरवरी महीने की बात करेंगे, पुरुषों में आर अश्विन चुने गए थे, महिलाओं में टेमी बेमोंट, ये इंग्लैंड की है। मार्च महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार चुने गए थे, महिलाओं में लिजेल ली चुनी गई थी, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अप्रैल महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में बाबर आजम चुने गए, पाकिस्तान के हैं, और महिलाओं में एलिसा हेली चुनी गई जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। अब मई महीने की बात करेंगे, पुरुषों में मुशफिकुर रहीम चुने गए थे जो कि बांग्लादेश के हैं, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस चुनी गई थी जो कि स्कॉटलैंड की है। और जून महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में डेवॉन कॉनवे चुने गए थे जो न्यूजीलैंड के हैं, महिलाओं में सोफी एक्लेस्टोन चुनी गई थी जो कि इंग्लैंड की है। और जुलाई महीना आपने देख ही लिया। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो इतना तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से आपके हॉट टॉपिक्स हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप बिल्कुल मत छोड़ना, ऐसे रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। ये टॉपिक उन्हीं के अंदर आता है, जैसे कि नोबेल प्राइज वाला टॉपिक हो गया, टेनिस टूर्नामेंट हो गए, अभी टोक्यो ओलंपिक हो गया, कोई अवार्ड अगर ऑस्कर वगैरह है ये हो गए।
तो ये तो आप पढ़ के ही जाना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड भी करवा दी गई है, ताकि आप क्विज लगाते रहो, आराम से आपको ये चीजें याद रहेंगी। और हाँ, एक और बात, अगर देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत अच्छी लग रही है तो अप्रिशिएट जरूर कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। अच्छे वर्क के लिए अप्रिसिएशन मिलता है तो हर किसी को अच्छा लगता है। जब आप जॉब करने जाओगे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, अब अगली बार डबल मेहनत के साथ वर्क करोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए हमें बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत के साथ वीडियो तैयार करते हैं आपके लिए, लेकिन इन पर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, जहां पर भी आपके लिए पॉसिबल हो, ये तो आप ही जानते हैं कहाँ कहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वहां पे एक बार प्लीज शेयर जरूर कर देना। फेसबुक आप चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ये तो आप ही जानते हो, तो वहां पे प्लीज एक बार इसको शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए किस नाम से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रेल मदद। यहाँ पे मदद की फुल फॉर्म हो गई मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। और अभी भारतीय रेलवे ने इस एप्लीकेशन के साथ एक हेल्पलाइन नंबर को भी लॉन्च किया है। ये जो नंबर है, जितनी भी अभी तक इनके हेल्पलाइन नंबर हुआ करते थे, भाई ये परेशानी है तो ये नंबर दबाओ, वो परेशानी है तो वो नंबर दबाओ, तो अब सब नंबर को मिला करके एक सिंगल नंबर बना दिया गया। कोई भी परेशानी हो इस नंबर को डायल कर लो, ये नंबर है 139। ये 24 घंटे 7 दिन चालू रहेगा, 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है। ट्रेन से याद होगा आपको, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। और हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अच्छा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का नाम क्या है? ये बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिर बताइए, 2021 में डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहां पे होगा? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंड कप, जो कब से कब तक होगा? 5 सितंबर को शुरू होगा, जो कि 3 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। कहां पे? कोलकाता में होगा। ये इसका 130वां एडिशन है। पिछले साल इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था, तो इस बार हो रहा है ये। इसे पहली बार 1888 में आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो नाम है ये मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे रखा गया था, जो उस समय के प्रभारी विदेश सचिव थे। और सबसे ज्यादा बार किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप जीता है? तो मोहन बागान टीम ने। अब देखो, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। यूरो कप 2020 किसने जीता? इटली ने इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा के। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और कुछ ट्रॉफियां भी याद रखो, जैसे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया, आशुतोष मुखर्जी कप हो गया। इन सब का संबंध आपका किससे है? फुटबॉल से है। अच्छा, एक अवार्ड भी याद रखो, मोहन बागान रत्न से अभी किसे सम्मानित किया गया था? तो शिवाजी बनर्जी को। और कोलकाता से क्या याद रख सकते हो? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, सबको पता है, सिलेक्शन। और देखो, कोलकाता किस नदी के किनारे? ये याद रख लो, हुगली नदी के किनारे। और जो कोलकाता मेट्रो है, ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, जो इसी नदी के नीचे है, हुगली नदी के नीचे। देखो, वैसे तो आपको पता है भारत में टोटल रेलवे जोन 18 है, लेकिन प्रश्न यहां से बन जाएगा, क्या कोई मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो आंसर होगा यस। ये कोलकाता मेट्रो है, जिसे 17th रेलवे जोन में शामिल किया गया था। भारत की पहली मेट्रो जिसे रेलवे जोन में शामिल किया गया, याद रखना ये। फिर बताइए, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स का एक निजी संघ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा है। आपको याद होगा, अभी इससे मिलते जुलता एक नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। उसका नाम बदल करके अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया था। और उसके अभी नए सेक्रेटरी जनरल भी बने थे। क्या नाम है? सिद्धार्थ जैन। तो देखो, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना। आप सब तो स्टूडेंट हो, आप सब समझते हो मेहनत क्या होती है, तो बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज लगा लेना आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जा करके। थैंक यू।